हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हमारा डे 4 है। टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। हम लोगों ने डे 1 और डे 2 में अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट करा था, जिसमें हमने सारे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ कवर करे। डे 1 डे 2 के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट करा था। और लास्ट वीडियो में हमारी जो डे 3 की थी उसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम डे 4 पर पहुंच गए हैं और आज हम अपने चैप्टर 2 को भी कंप्लीट करने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे तो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग अप्लाई नहीं होंगे, है ना। तो आज हम लोगों ने करना क्या है, डे 4 में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर लास्ट वीडियो में, डे 3 की वीडियो में हमने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करे थे और फिल इन द ब्लैंक्स करे थे। आज हम लोग डे 4 में करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के मैच द फॉलोइंग, साथ में कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी। बहुत ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डे 1, डे 2, डे 3 सबकी वीडियोस डाल दूंगा, प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में से डे 1 से वीडियोस देखें, तभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, तभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से बहुत ज्यादा। ये देखिए, ठीक है बच्चों, आज हमारा है डे 4, चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज कवर करेंगे मैच द फॉलोइंग और साथ में कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी। बहुत ध्यान से, डे 3 में हमने एमसीक्यू कर लिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए थे, राइट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चलो बच्चों, सारे बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे। बच्चों पहले डे 3 जरूर देखना, अगर आप चैप्टर 2 कर रहे हैं तो डे 3 जरूर देखना, क्योंकि डे 3 से ही हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था, ठीक है। चलो, मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट अकाउंट्स। बच्चों पार्टनरशिप फर्म जो है उसे अपने अकाउंट्स पब्लिक को शो करने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपना पीएनएल, अपनी बैलेंस शीट जनता को नहीं दिखाती है, जनता को नहीं दिखाती है, जनरल पब्लिक को नहीं दिखाती है। तो बताओ सीक्रेसी का फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर एक सीक्रेसी का फीचर भी होता है, क्योंकि इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनता को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेट बात हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सीक्रेसी वाला यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात बोलूं बच्चों, तो कंपनी को तो मैंडेटरी, कंपलसरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, जनता को दिखाने पड़ते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म का, तो पार्टनरशिप फर्म को जरूरत नहीं है अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की। बी पॉइंट बच्चों, the existence of a partnership firm gets affected by the death, insolvency और incapacity of partner। इसका मतलब सर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई। बच्चों इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाना, असेट्स कम हो जाना। जो बंदा अपना कर्जा नहीं पे कर सकता, ठीक है ना, वो उसे हम दिवालिया कहते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। और इनकैपेसिटी ऑफ एनी पार्टनर, उससे क्या फर्म के एग्जिस्टेंस पर फर्क पड़ता है? बच्चों बिल्कुल पड़ता है। पार्टनरशिप के अंदर हमेशा से, अगर मान लो 2 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो बच्चों कितने पार्टनर बचे? एक बंदा। और एक बंदा फर्म को नहीं चला सकता, क्योंकि फर्म को चलाने के लिए कम से कम हमें 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ी सही बात है यहाँ पर कि पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस अफेक्ट हो जाता है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए। तो यहाँ पर जो बात शो हो रही है वो हो रही है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब किसी की भी डेथ हो जाने से, इंसॉल्वेंसी हो जाने से, किसी भी समस्या आने से फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, फर्म बंद हो सकती है बच्चों। सी पॉइंट, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड बाय लॉ टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बच्चों सारे के सारे पार्टनर्स के पास राइट है बच्चों कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों करते होंगे बच्चों? क्यों मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे मालिक? पार्टनर्स मालिक ही तो है फर्म के, हाँ कि ना, ताकि वो क्या कर सके, कंट्रीब्यूट, डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन कर सके। तभी तो वो कोई बंदा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग में अपने ओपिनियंस दे सके, हाँ कि ना। पॉइंट नंबर डी बच्चों, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पहले से टाइम बता दिया गया कि हम लोग 2021 से काम करना स्टार्ट करेंगे और 2024 में इसको हम बंद कर देंगे,
तो बताओ ये कैसी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लग रही है? सर ये फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही टाइम हम लोगों ने डिसाइड करा हुआ है, तो ये फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई हुई पार्टनरशिप है ना बच्चों? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22nd, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। बच्चों सिंगल इंडिविजुअल, खुद बताओ ये कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिंगल ओनर है? बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान आंसर है, सोल प्रोप्राइटर। सोल का मतलब ही बच्चों सिंगल होता है, हाँ कि ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इज कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन कैरी करता है? बिजनेस इज कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के मेंबर्स किस बिजनेस को ही चलाते होंगे बच्चों? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को ही चलाते होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपस में मिलकर बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो बताओ क्या ओपन कर लेते हैं? सर वो पार्टनरशिप बना लेते हैं। और अगर मान लो 2 बंदों ने मिलकर स्टार्ट करी है तो ये दोनों पार्टनर्स कहलाते हैं, हाँ कि ना? लास्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। बच्चों वॉलेंटरी मतलब खुद की मर्जी से बनाई हुई, जिनका पर्पस प्रॉफिट से ज्यादा म्यूचुअल हेल्प करना है, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है बच्चों वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही तो होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की मदद के लिए ये लोग काम करते हैं रादर देन प्रॉफिट अर्निंग के लिए, है ना बच्चों? वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर टर्म 1 की तैयारी होनी है, सर चिंता हो रही है, एग्जाम्स हैं। बच्चों तो कुछ नहीं करना है, अभी हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं, उसके बाद साथ में अभी कुछ दिनों बाद से हम लोग अपना अकाउंट्स पर भी आने वाले, तो आप लोग डे 1 से वीडियोस देखें, डे 1 से लेक्चर्स देखेंगे तो ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, है ना? और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड करो, उनकी एक्सप्लेनेशंस डाउनलोड करो, बहुत सारे फायदे हैं, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल, वो कंपनी जिसके अंदर जिसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितनी कैपिटल की जरूरत होती है? 1 लाख रुपीज की। तो बच्चों वो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं कितना रुपया लगा के? 1 लाख रुपया लगा के हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। बी पॉइंट, कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल, कौन सी कंपनी है जहां पर कम से कम 5 लाख रुपया लगाना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए? ऐसी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी होती है बच्चों पब्लिक कंपनी। अगर आप लोग पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल आपको 1 लाख रुपीज लगानी होगी। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 1 लाख। और अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। सी पॉइंट, इट गेट्स फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 1956। बच्चों अब तो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो बच्चों, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने से हमारी कौन सी बिजनेस कंपनी खुलेगी? हमारा कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी? बच्चों अगर हम लोग कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होंगे? बड़ा इजी आंसर है इसका, बताओ जरा। बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कंपनी एक्ट के अंदर तो सर हम लोग ऑब्वियसली कंपनी तो बनेंगे। कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी जो चल रहा है करंटली कंपनी लॉ का, वो कंपनी लॉ 2013 चल रहा है, उससे पिछला 1956 था, हाँ कि ना? डी ऑप्शन, ऑल मेंबर्स गेट ओनली 1 वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। बच्चों मान लो ये 3 बंदे हैं और इन 3 बंदों में से 2 बंदों ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। 3 बंदों में से 2 बंदों ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो क्या उससे उनके वोटिंग राइट्स ज्यादा हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बच्चों बनाई म्यूचुअल हेल्प के लिए जाती है। इसका मतलब वहां पर अगर किसी पर्सन ने ज्यादा पैसे लगा रखे हैं तब भी वो कितने ही वोट कर सकता है? 1 ही वोट कर सकता है। मतलब 1 वोट 1 मेंबर, चाहे उसने कितनी भी कैपिटल लगाई हो। ये खास बात होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो हमारा आंसर ये यहाँ पर क्या है कि ऑल मेंबर्स गेट ओनली 1 वोटिंग राइट, चाहे वो कितनी मर्जी कैपिटल क्यों ना लगाए, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होंगे। कैसे राइट होंगे? इक्वल वोटिंग राइट।
वन मेंबर वन वोट, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। किसी ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पर्सन भी एक ही वोट दे सकता है, हाँ कि ना। कैपिटल ज्यादा नीचे लगाने से बात फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है, इक्वल वोटिंग राइट्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। लास्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, देखो। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इनटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। बच्चों लॉ के अंदर रजिस्टर कराया होगा तो वो कंपनी ही होती है। लॉ के अंदर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन किसका ही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और बच्चों इनविजिबल, इनटेंजिबल, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जब हम अपने आप को किस में रजिस्टर करा देते हैं, लॉ में रजिस्टर करा देते हैं, तो हमारा कौन सा एग्जिस्टेंस हो जाता है, हम लोग एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाते हैं। लॉ में रजिस्टर कराने के साथ ही आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाते हैं और एग्जिस्ट करते हैं किसकी आइज में, इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ अब हमें पहचानता है, तो लॉ में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ही किसकी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की। कंपनी को रजिस्टर कराना ही पड़ता है। सेकंड बच्चों, a company can carry on business in its own name and its own members are separate individuals। बच्चों जैसे कंपनी अपने आप को क्या करा लेती है, रजिस्टर करा लेती है, तो उसकी एक खुद की सेपरेट पहचान हो जाती है। मतलब अब कंपनी अलग हो जाती है और उसको चलाने वाले मेंबर्स अलग हो जाते हैं। कंपनी की खुद की पहचान हो जाती है। कंपनी अब अपने नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, कंपनी अब अपने नाम से ही सब कुछ कर सकती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को लॉ में रजिस्टर कराया। अब कंपनी की एक खुद की पहचान है। तो आप आंसर क्या होगा इसमें हमारा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी की एक सेपरेट पहचान बन चुकी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है, कंपनी अपने नाम से ही ट्रांजैक्शन कर सकती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आया कहां से, जब कंपनी ने अपने आप को क्या कराया, लॉ में रजिस्टर कराया, इनकॉर्पोरेट कराया, हाँ कि ना बच्चों। वेरी गुड। डी देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। इस बात का मतलब क्या होगा बच्चों, अच्छा बच्चों थर्ड रह गया हमारा, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी को क्रिएट कौन करता है बच्चों, अभी बताया मैंने आपको, लॉ। रजिस्टर होते के साथ ही कंपनी की पहचान अपनी बन जाती है। तो कंपनी ओपन कैसे हुई, लॉ के थ्रू। कंपनी बंद भी कैसे होगी, लॉ के थ्रू। इसका मतलब है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन क्यों हुआ, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है मेंबर्स विल कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लॉ ने ओपन करी है, कंपनी को सिर्फ बंद भी कौन कर सकता है, लॉ कर सकता है। किसी मेंबर की डेथ से, रिटायरमेंट से, इंसॉल्वेंसी से, इन चीजों से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता है। कंपनी को ओपन भी किसने करा था, लॉ ने। कंपनी को सिर्फ बंद भी कौन कर सकती है, लॉ। तो हम कह सकते हैं कंपनी के यहाँ पर फीचर है परपीचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे पर कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी लॉ ने ही खोली थी और कंपनी को सिर्फ बंद करने की पावर लॉ के पास ही है। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्लियर हो गया, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को लॉ ने ही खोला है, कंपनी को लॉ ही बंद कर सकती है बच्चों। वेरी गुड। लास्ट, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। इसका मतलब कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितना उन्होंने शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हुई है। ठीक है, कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी बच्चों याद रखना, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी वैसे भी लिमिटेड होती है। कितनी, जितना उनका शेयर कंट्रीब्यूशन होता है। मान लो 100 रुपए के अगेंस्ट वो 90 रुपए दे चुके हैं अपने शेयर्स के अगेंस्ट, तो मैक्सिमम कंपनी उनसे कितना ही मंगा पाएगी, 10 रुपए। तो उनकी लायबिलिटी खुद बताओ, अनलिमिटेड हुई कि लिमिटेड हुई, वो सिर्फ 10 रुपए देने के लिए लायबल है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी बच्चों क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। कोई दिक्कत तो बताओ बच्चों, कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा होता है, जितने के शेयर्स उन्होंने खरीदे होते हैं, उसके अगेंस्ट बस उन्हें उतना जितना अनपेड अमाउंट होता है जो उन्होंने नहीं पे करे, बस ज्यादा से ज्यादा कंपनी उनसे वही अमाउंट मंगा सकती है। तो क्या लायबिलिटी हुई, अनलिमिटेड की लिमिटेड, लिमिटेड सर। ठीक है बच्चों, ये देखो हमने फटाफट से कर लिया अपने मैच दी फॉलोइंग विद कॉन्सेप्ट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 ट्रू एंड फॉल्स की बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं सर,
ट्रू एंड फॉल्स की। देखो बड़े ध्यान से, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ HUF बिजनेस। माइनर पर्सन जो 18 ईयर से छोटा होता है उसे माइनर बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माइनर मेंबर HUF बिजनेस का मेंबर बन ही नहीं सकता। बच्चों गलत है आंसर, ये फॉल्स है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर बाय बर्थ ही हम उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, बाय बर्थ जैसे ही पैदा हुए हम उस बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। तो माइनर, जैसे माइनर तो 18 ईयर से छोटा बच्चा है, तो जब मैं बोल रहा हूं कि बाय बर्थ ही हम उसके मेंबर बन जाते हैं, तो माइनर भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर होता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि माइनर मेंबर नहीं होता है, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ के साथ ही हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं। बी पॉइंट, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों बिल्कुल सही, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर होना कंपलसरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ट्रू है ये बात। थर्ड बच्चों, एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज, स्पेसिफाइज का मतलब जो बताता है क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न्स पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बताता है कि कंपनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो आंसर बिल्कुल बच्चों ट्रू है इसका, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। कंपनी क्या करेगी, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देगी, उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, कंपनी का, फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, सारी इंफॉर्मेशन वहीं लिखी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है बच्चों। हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो बताएं बच्चों, क्लियर अच्छे से? ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। बच्चों डे 3 में मैंने एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात बताई थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर मैंने बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मान लो अगर 3 बंदे हैं तो कम से कम एक बंदे की तो लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, अनलिमिटेड। मैंने बताया था डे 3 में। अगर लिमिटेड पार्टनरशिप की अगर मैं बात बोलूं तो वहां पर भले ही 2 पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, एक की तो कंपलसरी है कि अनलिमिटेड ही होनी चाहिए। ये मैंने बात करी थी लिमिटेड पार्टनरशिप की। लेकिन जब हम जनरल पार्टनरशिप की बात बोलते हैं तो बच्चों जनरल पार्टनरशिप के अंदर तो सारे ही पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पार्टनरशिप जब भी मैं वर्ड बोलता हूं इसका मतलब होता है कि पर्सनल प्रॉफिट्स नहीं भी है, अगर प्रॉफिट्स बिजनेस में प्रॉफिट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट्स भी ओपन मार्केट में सेल करके कर्जा उतारना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब। तो जब हम जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है बच्चों, अनलिमिटेड, याद रखना। लेकिन जब लिमिटेड पार्टनरशिप की बात बोलते हैं तो वहां पर अगर मान लो 3 पार्टनर है तो 2 की भले लिमिटेड लाइबिलिटी है, एक की तो फिर भी अनलिमिटेड होनी जरूरी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि जनरल पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर तो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये हमारा फॉल्स है बच्चों। कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों, द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। बच्चों अभी हमने बात बोली है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक बात होती है, किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हुई कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। लिखा हुआ है वो अप्लाई होता है सोल ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल नहीं, वो अप्लाई होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है बच्चों, है ना? एफ, अ कंपनी कैन रेटिफाई प्रेलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बच्चों कंपनी रजिस्टर होने से पहले, इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्टर होना है, कंपनी रजिस्टर होने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है उन्हें हम लोग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। कंपनी रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम प्रिलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कंपनी उन्हें रेटिफाई कर सकती है इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। कंपनी चाहे
तो रजिस्टर होने के बाद उन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज या एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कंपनी रेटिफाई कर सकती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कंपनी ने रजिस्टर होने से पहले करे थे। वो कंपनी जैसी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, कंपनी उन्हें रेटिफाई कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। जी पॉइंट, एक्सपर्ट्स जिन्होंने प्रमोटर्स की मदद करी थी प्रमोशन ऑफ अ कंपनी में, वो भी प्रमोटर्स कहलाते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मदद करते हैं, कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए मदद करते हैं। मान लो 3 फ्रेंड्स ने सपना देखा कि हम लोग कंपनी बनाएंगे, तो बच्चों होता है ना 7-8 महीने लग गए कंपनी को फॉर्म करने के लिए। उन तीनों ने इतनी मेहनत करी, 3 दोस्तों ने सपना देखा था बड़ी कंपनी बनाएंगे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो तीनों दोस्त काम कर रहे हैं वो प्रमोशन कहलाती है, और ये जो तीनों लोग हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोशन के दौरान अगर किसी एक्सपर्ट की हमने मदद ली थी तो क्या वो भी प्रमोटर कहलाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। वो तो एक प्रोफेशनल इंसान है जो हमें सर्विसेज दे रहा है, वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है। The liability of shareholders in a company is limited to the value of their property। बच्चों इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर कितनी होती है? जितना उनका पैसा शेयर्स के अगेंस्ट रह गया है। अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने 1000 रुपए के शेयर खरीदे थे और उसने सिर्फ 900 रुपए दिए, तो उसको सिर्फ 100 रुपए देने, अपने शेयर के अगेंस्ट पेमेंट देनी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर को उतना पैसा देना पड़ेगा, वो उतने पैसे के लिए लायबल होगा जितना पैसा उसका अनपेड है, जितना पैसा उसने नहीं दिया है, बस। आई बच्चों, आई पॉइंट, अगर कंपनी को हैवी लॉसेस हो गए और कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को नहीं पे ऑफ कर सकती है, तो क्या मेंबर्स के प्राइवेट एसेट्स से पैसा निकाला जा सकता है? तो आंसर बच्चों बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है क्या? मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। तो उनके पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जितना शेयर्स के अगेंस्ट अनपेड अमाउंट है उतना ही उनका देना बनेगा। वो पर्सनल एसेट्स बेच के कंपनी का पैसा नहीं पे करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों फॉल्स है बच्चों, हाँ कि ना? कंपनी अगर डूब गई तो मेंबर्स अपने घर के पर्सनल एसेट्स बेचेंगे नहीं, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी कंपनी में क्या होती है? लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप के अंदर, जहां पर उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है बच्चों। बच्चों इस सारी की सारी पीडीएफ्स, चाहे डे 1 में हो, डे 2 में हो, डे 3 में हो, डे 4 में हो, सबके पीडीएफ्स और उनके एक्सप्लेनेशंस हमारी कॉमर्स सीखो एप्लीकेशन पर है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां जाके डिटेल सॉल्यूशंस देखें और बढ़िया से बात समझें। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, फॉर स्टार्टिंग सोल ट्रेड, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ती है और खूब सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों बिल्कुल गलत आंसर है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप ही तो ऐसा एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम से कम में भी हम लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और एज सच हमें किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होती है। कभी भी कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो छोटे से ही फिर आगे बड़ा बनता है। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो जब वो है ही स्मॉल फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो वहां पर ज्यादा कैपिटल का सर मतलब भी नहीं बनता है। एज सच एक्सपर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बच्चों आज का क्लास जो रही हमारी वो डे 4 की रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुने जरा। आज हम लोगों ने डे 4 कंप्लीट करा और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पिछली वीडियो जो डे 3 थी उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज करे थे, फिल इन द ब्लैंक्स करे थे। आज की डे 4th वीडियो में हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग करे सर, साथ में कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखे। बच्चों बस ऐसे ही लगे रहना आप लोगों ने, ऐसे ही मेहनत चाहिए। डे 1 से स्टार्ट करेंगे और सर मैं आपको बता रहा हूं आपका टर्म 1 का पूरा सिलेबस 12 से मैक्सिमम 15 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट है। तो डे 4 तक हम पहुंच चुके हैं, मैक्सिमम डे 15 तक जाएंगे और पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट। बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां से आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, वहां से आपको पीडीएफ की एक्सप्लेनेशंस मिलती है सर, और एमसीक्यूज मिलते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिलते हैं, और बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के सिंप्लीफाइड नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा,
उस पर मेरे को व्हाट्सअप करो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो चैप्टर नंबर 2 तक हमने निपटा दिए कितनी आसानी से, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सिर्फ मेहनत करने की बात है। डे 1 और डे 2 में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट करा, डे 3 और डे 4 में हम लोगों ने अपने चैप्टर 2 को कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डे 5 की होगी बच्चों, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले है ना। तो यही सीक्वेंस रहेगा, जैसे डे 1 की जर्नी हम लोगों ने करी, डे 2 की करी, डे 3 डे 4 या कह लो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जैसे हम लोगों ने निपटाया बच्चों, इसी तरीके से हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स को भी निपटाने वाले हैं। जिस बच्चे को और डिटेल में वीडियो चाहिए कि सर कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, तो बच्चों पहले ये अच्छे से कंप्लीट करो अपना ये 6 के 6 चैप्टर्स बहुत ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आगे कैसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। पहले यहां तक बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।